Good morning and Jahan students. I hope you must have enjoyed your summer vacation. That was nearly of 1 week or 10 days. And we are back now. I hope you were studying quite well in the summer vacation also. For your information, I have to tell you that I have completed three chapters, not three is in run. Chapter number first, different kind of reactions. It is totally completed. Exercise has been over. And chapter number second, acid, base, and salt. The exercise of which we are going to do today. And chapter number third, that was moving on, and I will catch up the chapter number third also after doing the exercise of chapter number second. If chapter number third is completed, you understand what has happened. The syllabus of chemistry up to half yearly examination that we call SA1 is completed. Okay, I will try my level best to send you videos normally on every day. Normally, I'm not very sure, but I will try my level best to send you videos till the whole chemistry is not completed. There are two chapters ahead that you better know. Organic chemistry, that is carbon and its compound, and last one is periodic table. So I will stop my process of making video when the whole book of chemistry will be finished. So dear students, today we are going to discuss NCERT questions of chapter second, that is acid, base and salt. एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर सेकेंड केमिस्ट्री का, ये पढ़ाया जा चुका है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे वीडियो मिल सकता है, लिंक पर आप देखिए, ये वीडियो आपको मिलेगा पूरे चैप्टर का। और आज हम लोग इसके प्रश्न को हल करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यू जस्ट ट्राई टू सी द थिंग्स वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग एंड हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो सी हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution, respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the each of the test tube, the nature of the each of the test tube? ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए गए हैं, ये आपके टेस्ट ट्यूब्स हैं और 3 टेस्ट ट्यूब्स में 3 लिक्विड्स डाला गया, उसको ध्यान में रखिएगा। 3 टेस्ट ट्यूब्स आपको दिए गए, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, सैंपल 1 है और ये आपका सैंपल 2 है और लास्टली ये सैंपल 3 है। इन तीनों में लिक्विड्स दिए गए हैं, किसमें कौन सा लिक्विड है, सपोज करते हैं कि ये हमको नहीं मालूम है, किसमें कौन सा लिक्विड है ये हमको नहीं मालूम। मैं सवाल को यहां से सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें बहुत ज्यादा अननोन बात को सामने रख के सॉल्व कर रहा हूं। आपको दिया गया 3 टेस्ट ट्यूब में लिक्विड भरे गए हैं, इन लिक्विड्स में क्या क्या हो सकते हैं। एक में आपका वाटर है और दूसरे में एसिड है, तीसरे में बेस है। ये आपको नहीं मालूम है किस में क्या है, ये आपको पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये मालूम नहीं है। और दिया गया रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ये आपको दिया हुआ और काम ये है कि आपको बताना है कि किस में एसिड है, किस में बेस है, किस में आपका वाटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रेड लिटमस पेपर को सबसे पहले इसमें डालते हैं। अगर इसमें डालने पर रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाता है, रेड रिमेन्स रेड, रेड रिमेन्स रेड। अगर रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाता है तो यहां 2 संभावना बनती है। पहला संभावना यह है कि इट मे बी वाटर, मे बी वाटर और एसिड, या तो ये वाटर होगा या ये एसिड होगा, क्योंकि एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और वाटर जो है कुछ भी नहीं करता। तो जब रेड लिटमस पेपर पर, किसी भी लिटमस पेपर पर वाटर का कोई प्रभाव नहीं है, तो अगर हम डिप करते हैं और उसमें परिवर्तन नहीं आता, तो परिवर्तन नहीं आने का सीधा मतलब है कि या तो ये वाटर है नहीं तो एसिड है। फिर दूसरे में डिप करते हैं
अब जब दूसरे में डीप करेंगे तो जाहिर इसका कलर या तो चेंज करेगा या चेंज नहीं करेगा, दोनों बातें हो सकती हैं इसके साथ। तो यहां आप सब में डालते आते हैं और डालने के बाद सपोज दैट रेड चेंजेस इनटू ब्लू, रेड चेंजेस इनटू ब्लू। अब हमने क्या किया कि बारी बारी से टर्न वाइज हमने इसमें डाला, कुछ नहीं हुआ, इसमें डाला, अगर मान लीजिए परिवर्तन होता है या नहीं होता है फिर इसमें डालते हैं, परिवर्तन होगा। तो अगर रेड चेंज कर जाए ब्लू में किसी भी सैंपल में, तो जिस सैंपल में ये अपना कलर बदलेगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, आपको मालूम है वो सैंपल क्या होगा? सैंपल मस्ट बी बेस, मस्ट बी बेस, सैंपल बेस होगा क्योंकि बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब आगे हम लोग तीसरा स्टेप ये लेते हैं कि अब हमको क्या मिल गया, तो ब्लू लिटमस पेपर मिल गया। हियर वी हैव गॉट ब्लू लिटमस पेपर। अब हमने ब्लू लिटमस पेपर पा लिया है। ब्लू लिटमस पेपर को दो अलग जो टेस्ट ट्यूब्स है उसमें डालते हैं। अगर एक में कलर नहीं बदलता है तो क्या होगा? कलर नहीं बदलेगा तो वह वाटर हो जाएगा। क्या लिखते हैं? ब्लू लिटमस पेपर, पेपर is dipped in remaining two test tubes, in remaining two test tubes इसमें हम डालते हैं। ऑब्जर्वेशन में याद रखिएगा नो चेंज, अगर नो चेंज होता है तो यहां सीधा मतलब है कि ये वाटर है, तो ये सैंपल क्या होगा आपका? ये सैंपल आपका वाटर हो जाएगा। अगर ब्लू चेंजेस टू रेड, ब्लू चेंजेस टू रेड, तो ऐसे कंडीशन में ये चीज क्या होगा? या आपका एसिड होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें केमिस्ट्री के जिस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है वो कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूट्रल में लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं लिखता हूं या न्यूट्रल, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जांपल में हम H2O लेते हैं और एसिड होगा तो क्या होगा? ब्लू इंटू रेड, और बेस अगर हो तो बेसिक होने पर क्या होगा? रेड इंटू ब्लू। ये कॉन्सेप्ट यहां इनेक्ट किया गया है, इस पर हम लोगों ने काम किया है। इसी चीज को हम इस जगह पर लगाते हैं। या टेक्निकल बात क्या है कि जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो उस जगह पर हमको ब्लू लिटमस पेपर मिल गया, ये याद रखना है। यदि मैं रेड में ब्लू हो गया तो अब वो बेकार हो गया, ऐसा नहीं मानना। रेड से ब्लू हुआ है तो बेकार नहीं हुआ, आगे ब्लू को भी रेड किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस सवाल को बनाते वक्त ये महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझना है। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। See the statement of question number 2. Question number 2. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। आपको किताब में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर जरूरी देखिए। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? यहां क्वेश्चन ये कहता है कि खट्टे पदार्थ या दही को हम लोग कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखते, बर्तन में नहीं रखते, क्यों? तो यहां ये समझना है कि सौर जो होगा, सौर सब्सटेंस क्या होते हैं? सौर सब्सटेंसेस और एसिडिक इन नेचर। और कर्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है? कर्ड में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड। अब यहां हम लोग जवाब इसका लिख रहे हैं, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये आंसर है। दूसरी बात जो आंसर का पार्ट मेन बन रहा है, एसिड इज कोरोसिव इन नेचर, एसिड इज कोरोसिव इन नेचर।
corrosive in nature, especially metallic parts. You see, metallic parts, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। क्वेश्चन ये था कि कर्ड या सॉल्ट सब्सटेंस को ब्रास एंड कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते। तो रीजन क्या है कि सॉल्ट सब्सटेंस जो होते हैं उनके अंदर एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, तो दोनों में ही एसिड है। अब एसिड का नेचर क्या है, कोरोसिव नेचर है। तो कोरोसिव नेचर होने के कारण एसिड क्या करेगा, मेटल को काट देगा। तो मेटल को काट देगा तो ये आंसर का पार्ट बनता है एसिड इज कोरोसिव इन नेचर स्पेशली मेटालिक पार्ट्स। जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है, ये आपको पता भी है, ये मैंने थियरी की क्लास में बताया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 is question correct. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो see the question. Question सुनिए ध्यान से। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? अगर आप एसिड का रिएक्शन मेटल से कराते हैं, अगर एसिड का रिएक्शन मेटल से कराया जाए तो यूजुअली कौन सी गैस निकलती है? यहां इसके जवाब लिखने में जो टर्म है उस पर ध्यान दीजिए। टर्म है यूजुअली, ये आपका टर्म है और इसको ध्यान में रख करके ही आपको आंसर देना होगा। अगर ये यूजुअली टर्म को आप भूल जाते हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहां गैस कौन सी निकलती है? तो यूजुअली हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब इसमें एक कहा गया कि एक एग्जांपल आप सेट कीजिए, तो हम लोग एग्जांपल बड़ा सिंपल सेट करते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl, अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस H2 गैस निकलेगी। ये मैंने आपसे कहा है कि कभी भी एग्जाम्स में आप जब रिएक्शन लिखें तो बैलेंस जरूर करें। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपका कटना ही कटना है। तो हम लोग बैलेंस कर देते हैं, 2 लगाते हैं और ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद यहाँ हमने इक्वल टू का साइन दे दिया। ये गैस निकलती है, गैसेस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड एरो देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना। अब इस गैस को टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने का क्या तरीका है, यानी कि टेस्ट क्या है? टेस्ट हम लोग सिंपल करते हैं। ए बर्निंग स्प्लिंटर is taken to the mouth of the test tube. Pop sound produces. ये आपका जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात पकड़ी गई है वह क्वेश्चन के लिटरेचर से पकड़ा गया है और लिटरेचर में एक टर्म उसने डाला है, क्या? यूजुअली, सामान्य रूप से। अगर ये यूजुअली टर्म ना हो तो इसका जवाब कुछ और हो जाएगा। जैसे अगर यूजुअली ना हो, ये टर्म ना हो तो जवाब क्या बन सकता है? कॉपर प्लस H2SO4। अब यहां ये बनाएगा कॉपर सल्फेट प्लस H2 प्लस SO2। लेकिन ये केस क्या है? ये केस आपका अनयूजुअल है। और आपके प्रश्न में जो टर्म दिया गया क्या? यूजुअल दिया गया और यूजुअल के कारण ये आंसर बनेगा। अगर अनयूजुअल बात की जाए तो क्या बन जाएगा? तो फिर ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इसलिए हमें काफी
सजगता के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आंसर निश्चित ही आप गलत लिखोगे, तो बी केयरफुल। Now this is the time to see question number 4 here. Question 4 देखते हैं, लिटरेचर देखिए क्वेश्चन का। मेटल कंपाउंड A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि किसी कंपाउंड, मेटल के किसी कंपाउंड ए का रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो एफरवेसेंस होता है। एफरवेसेंस का मतलब ये समझिए कि उसमें एक साउंड पैदा होती है और उस साउंड को हम लोग हिसिंग साउंड कहते हैं। तो जिस रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में हिसिंग साउंड पैदा होता है उसे हम लोग एफरवेसेंस रिएक्शन कहते हैं। अगली बात ये लिख रहा है कि जब ये जो गैस निकलती है वो जलती हुई चीज को बुझा देती है। तो जलती हुई चीज को कौन बुझाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बुझाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो जो गैस निकलेगी, जैसा कि एज पर क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से ये एफरवेसेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। गैस इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट दिया है कैल्शियम क्लोराइड। प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जगह है जहां से आप बात को सोच सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब निकले? जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको ध्यान में रखना। तो यहां एक बात है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब प्रोडक्ट में आपको क्या दिया? कैल्शियम क्लोराइड दिया, यानी कि कौन सा कार्बोनेट हम रखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 प्लस HCl रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद ये बनेगा CaCl2 जो आपको दिया हुआ है इस जगह पर, प्लस H2O प्लस CO2। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सपोजिंगली यहाँ मैं 2 लगाता हूँ तो रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ कैल्शियम सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, क्लोरीन 2, यहाँ भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ डबल है। इसलिए रिएक्शन क्या है? आपका बैलेंस्ड हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। तो हमें करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसका जो लिटरेचर है उस लिटरेचर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आप लिटरेचर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में उसकी चाबी डाली हुई होती है। तो हर एक क्वेश्चन जो बनता है उसकी की, उसका चाबी उस क्वेश्चन के भीतर होता है और उसे ही हमको पकड़ के क्वेश्चन के ताले को खोलना होता है। तो क्वेश्चन को जरा ठीक से पढ़ने का अभ्यास हमें करना होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका जो लिटरेचर है वो देखते हैं। Why do HCl HNO3 extra show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose don't show acidic character? यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि HCl है, HNO3 है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एल्कोहल में भी है, हाइड्रोजन ग्लूकोज में भी है, लेकिन वे एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते? इसका जवाब हमको जानना है। तो बुक में जो हमको दिया गया है, डेफिनेशन जो दिया गया है, ऑर्हेनियस का डेफिनेशन हमको पढ़ना है। ऑर्हेनियस का डेफिनेशन क्या कहता है हमसे? ऑर्हेनियस का डेफिनेशन ये कहता है कि एसिड्स आर
those heterogeneous compounds which furnishes H plus ions in their aqueous solutions। ये ऑर्गेनियस का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम लोग HCl यूज करेंगे यहाँ, तो अगर मीडियम के रूप में H2O देते हैं तो क्या बना देगा, आप H प्लस और Cl माइनस ये भी लिख सकते हैं, या इसमें सुधार करके आप H3O प्लस और Cl माइनस ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। फिर HNO3 दिया, HNO3 को जब वाटर में के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो H प्लस प्लस NO3 ये बनेगा। तो यहां हम देखते हैं क्या है, ऑर्गेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये H प्लस आयन देता है, इसलिए एसिडिक है। तो हम लोग सीधा आंसर लिखेंगे HCl and HNO3 gives H plus ion in their aqueous solutions, that's why they are acid, that's why they are acids। इसलिए ये क्या है, ये सबके सब एसिड। लेकिन अगर ग्लूकोज की बात की जाए, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ जो हमको दिया हुआ है ग्लूकोज एंड अल्कोहल, एक अल्कोहल लेते हैं C2H5OH यानी। तो अगर ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है तो कारण बड़ा ही सिंपल है, और बहुत ही सिंपल जवाब हम लिखेंगे, दे डोंट गिव H प्लस आयन इन देयर सॉल्यूशन, दे डोंट गिव H plus ion in their solution। बहुत सिंपल जवाब था, और मुझे लगता है कि एक अगर डेफिनेशन आपको याद हो ऑर्गेनियस का, तो वो डेफिनेशन ही काफी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। Now we will see question number, I think here we 1 2 3 4 5 and now question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं वो क्या हमसे कहता है। तो सी क्वेश्चन नंबर 6, लिटरेचर देखिए और ध्यान से लिटरेचर को पढ़िए। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? क्वेश्चन यहां ये दिया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। जवाब बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई भी सॉल्यूशन तभी कंडक्ट करेगा जब उसके अंदर आयंस हो। क्या लिखते हैं, आंसर डालते हैं, owing to the ionization, यहां देखिएगा जवाब, owing to the ionization of acid in water, थोड़ा अंग्रेजी भी हम लोग देख लेते हैं। यहां owing to ही आप लगाएंगे, अगर आप इस जगह पर ड्यू टू लगाते हैं तो ये अंग्रेजी गलत हो जाएगी, इसलिए कि ड्यू टू सेंटेंस के बीच में आता है, शुरुआत में नहीं आ सकता। अगर ड्यू टू को शुरुआत में लाना हो तो हम लोग owing to लिखते हैं। ये इंग्लिश की एक बात थी। अब यहां हम लोग देखते हैं क्या लिखा कि आयनाइजेशन हो गया, तो owing to the ionization of acid in water, acid conduct aqueous solution of acid conducts electricity। अब चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको एक इक्वेशन इसमें देना ही होगा। बिना इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन के आंसर को पूरा नहीं माना जा सकता। तो हम यहाँ HCl का आयनाइजेशन दिखाते हैं, H2, और ये क्या बनेगा, H प्लस हो गया, और ये आपका Cl माइनस हो गया। तो ये किधर मूव करेगा, ये कैथोड की ओर जाएगा, और ये किधर जाएगा, ये एनोड की ओर जाएगा, और इस प्रकार से कंडक्शन का काम जो है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन करता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। नाउ दिस द टाइम टू सी द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7, why does dry HCl gas don't change the color of the dry litmus paper? ये सवाल है, और थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल। यहां लिखा है कि ड्राई HCl, तो ड्राई HCl का अपना एक नाम होता है, मैंने आपको बताया होगा, ये मेरे वीडियो में चीज है
KCl के दो नाम हैं, एक आपको हाइड्रोजन क्लोराइड होता है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये ड्राई HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एसिड है, अनडाउटेडली ये एसिड, इसमें तो है, लेकिन गैसेस फेज में एसिड है। तो ये किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म। अब आप जो लिटमस पेपर यूज कर रहे हो, लिटमस पेपर जो यहां यूज हो रहा है वो क्या है? ड्राई है, ये ड्राई है। तो दोनों ही कंडीशन क्या है आपको? ड्राई है। तो यहां जो सिंस आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, सिंस आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, possible in the case, in this case, litmus, the color of litmus paper does not change. The color of litmus paper does not change, does not change, does not change. अब ये कलर क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि आयनाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। ये हम नोट में लिख देते हैं, water is needed for ionization, water is needed for ionization, ionization, water के होने से ही आयनाइज करेगा और H प्लस ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड। लेकिन अगर ये H प्लस है ही नहीं तो क्या? नथिंग विल हैपन। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा, एंड विद दैट आई थिंक आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, एंड टुमारो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ acid base and salt. Thank you for watching this video.